दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और हमारी चर्चा चल रही थी पिछले वीडियो में, और वो चर्चा थी हमारी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि गुलाम वंश के सुल्तानों ने हिंदुस्तान पर कैसे शासन किया और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और उसके बाद में खिलजी वंश के सुल्तानों की चर्चा की थी। और जाते जाते उस वीडियो में हमने तुगलक वंश के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी चर्चा की थी। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह लगभग 1320 ईस्वी के आसपास सुल्तान बना था और दिल्ली के तख्त पर बैठा था। और इसने भी मंगोल आक्रमणों का काफी सामना किया था और भारत में कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसे अमीर-ए-कोही कहा जाता है। अमीर-ए-कोही कृषि विभाग की स्थापना, कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। अमीर-ए-कोही यानी सिंचाई विभाग या कृषि विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? तो आपका उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नहरी सिंचाई व्यवस्था का जन्मदाता था। इन्हीं के बारे में एक कथन है जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इन्हीं के बारे में शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी बादशाह अभी दिल्ली दूर है। यह कहावत गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही प्रसिद्ध है। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जोना खां। इसी जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। जोना खां ने बहुत सारे शहर बसाए थे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, जैसे जौनपुर हो गया, जोनाबाद हो गया। ऐसे बहुत सारे जो शहर हैं वह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका असल नाम था जोना खां, उसने बसाए थे। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास में नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यह दुनिया का एकमात्र पढ़ा लिखा पागल सुल्तान कहा जाता है। पढ़ा लिखा पागल, समझने में भी और बोलने में भी काफी हंसी आती है। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्यादा भाषाओं का ज्ञाता था, बहुत ही विषयों की विषय वस्तु की जानकारी रखता था, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा टैलेंटेड था। और अगर मेरे शब्दों में कहूं तो हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक जितने भी शासक हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन फिर भी इसके 5 ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से इतिहास आज भी इस पर हंसता है। तो वो कार्य हालांकि इतिहासकारों के हिसाब से काफी जमाने से आगे एडवांस कार्य थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कार्य किए थे वह एडवांस तो थे लेकिन उल्टे पड़ गए थे। और 5 कार्य उसने किए थे। मैं एक बार लिस्ट बना के दिखा देता हूं आपको, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला कार्य किया था विवादास्पद कार्य, राजधानी परिवर्तन। दूसरा कार्य था सांकेतिक मुद्रा का प्रचार। तीसरा कार्य किया था दोआब में कर वृद्धि। चौथा कार्य किया था कराचील अभियान। और 5वां विवादास्पद कार्य था और वो था शाह खुरासान अभियान। ये 5 कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद कार्य गिने जाते हैं। हालांकि ये कार्य, इनकी डिटेल आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? क्यों कहा जाता है उसे दुनिया का एकमात्र पढ़ा लिखा पागल सुल्तान? क्यों कहते हैं उसको तुगलकी फरमान वाला सुल्तान? उसके पीछे ये 5 मुख्य वजह हैं। कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार, जैसे हसन निजामी बताता है कि उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वह करीब 20 साल आगे चलता था। आज मैं आपको आज की तारीख में अगर 20 साल आगे वाली बात करूं तो अचानक से लोगों को न तो समझ आएगी न पच पाएगी। तो इस वजह से ये सारे कार्य उस समय विवादास्पद माने गए, पागलपंथी के कार्य माने गए। दरअसल हुआ ये था राजधानी परिवर्तन के दौरान कि उस समय राजधानी थी हिंदुस्तान की दिल्ली, और सुल्तान चाह रहा था कि अपनी दिल्ली राजधानी जो है
उस दिल्ली से वह दौलताबाद ले जाएं। दौलताबाद जिसे देवगिरी भी कहा जाता है। दरअसल एक समय की बात है जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक बार देवगिरी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां गए थे और उन्हें वहां की वादियां काफी भा गई, काफी अच्छी लगी वहां का क्लाइमेट वगैरह। और बहुत सारे इतिहासकार यह भी बताते हैं कि देवगिरी सेंटर में पड़ता था तो पूरे हिंदुस्तान को संभालना आसान था। इसलिए सुल्तान चाह रहा था कि वह अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले जाए। और सुल्तान ने तुरंत एक फरमान जारी किया दिल्ली निवासियों के लिए कि कोई भी कल से दिल्ली में नहीं रहेगा और सब के सब देवगिरी चलेंगे मेरे साथ। ठीक है, कोई भी अपना सामान वगैरह साथ नहीं लेगा, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ सुल्तान की ओर से। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप अपना शहर या गांव छोड़कर अभी और इसी वक्त किसी अन्य शहर में शिफ्ट हों तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? संभव नहीं है, क्योंकि आपके घर हैं, परिवार हैं, बहुत सारी चीजें हैं, भावनाएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। लेकिन सुल्तान का फरमान था, एक राजा का फरमान है। आप सोचिए अगर मोदी साहब कहें कि आप इसी वक्त इसी समय अपना गांव, अपना देश या अपना शहर छोड़ें तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन सुल्तान का आदेश था तो जनता टाल नहीं सकती थी। और सुल्तान ने साथ में आदेश में यह भी कह रखा था कि अगर कोई ना आना चाहे दिल्ली से देवगिरी तो उसको घसीट कर ले जाओ, उसको पकड़ के ले जाओ। तो कहते हैं कि सुल्तान ने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित की। उस दौरान बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती घसीट के दौलताबाद लाया गया था। हसन निजामी लिखता है अपनी पुस्तक फुतू अस-सलातीन ए अफगीना में, अपनी पुस्तक फुतू अस-सलातीन ए अफगीना में हसन निजामी लिखता है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी जबरदस्ती घसीट कर देवगिरी ले जाया गया था, दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया था, जिनका आधा धड़ तो रास्ते में ही रह गया था और टांगे टांगे पहुंच गई थी देवगिरी। यानी जबरदस्ती लोगों को लाया गया था। जब देवगिरी पहुंचे सारे के सारे लोग तो वहां का मौसम काफी खराब था, बारिश का मौसम था, काफी गंदगी थी, दलदल था, कीचड़ था और काफी मच्छर मक्खियां और बीमारियां फैली हुई थी। तो सुल्तान को देवगिरी पसंद नहीं आई और सुल्तान ने कहा कि वापस चलो दिल्ली। अब आप सोचिए कि एक ही दिन के अंदर आपको कहा जाए कि आप अपना शहर गांव छोड़ के किसी और शहर में शिफ्ट हो जाओ और आप जबरदस्ती या दबाव के वश उस शहर में, गांव में शिफ्ट हो भी जाते हैं और आपको कहा जाए कि वापस चलो उसी गांव में, तो आपके हालात क्या होंगे? कहां दिल्ली और कहां देवगिरी। इस तरह से सुल्तान ने आधी जनता दिल्ली की मरवा दी थी अपने एक फरमान से। दूसरा, उन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचार किया था। सांकेतिक मुद्रा कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल था तो जनता के पास में जो मुद्राएं थी उसमें काफी जाली मुद्राएं आ चुकी थी। मतलब मैं यहां पे यह कहना चाह रहा हूं कि जब सुल्तान ने मुद्राएं जारी की थी तो वो मुद्राएं ऐसी थी जिसकी कॉपी हर कोई आसानी से कर देता है। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नोट जारी किए हैं 1000 के, 2000 के या 500 के, वो नोट इतने आसान से नोट हैं कि हर कोई अपने घर में ही नोट छाप सकता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप भी अगर भारत सरकार के नोट छापने लग जाए चूर्ण बैंक की तरह, तो आप क्या सोचते हो? रुपए की वैल्यू तो गिर जाएगी और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। कॉमर्स का सीधा सा नियम है कि जब इंसान के पास में ज्यादा मात्रा में धन आ जाता है, ज्यादा मात्रा में मुद्रा आ जाती है, तो वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और रुपए की वैल्यू घट जाती है। इसको मनी डाउनफॉल यानी मुद्रास्फीति कहते हैं कॉमर्स की भाषा में। तो आप सोचिए कि जब सुल्तान ने जो मुद्राएं जारी की हैं, सिक्के जारी किए, वो इतने आसान है कि हर कोई उसकी कॉपी कर सकता है। तो मुद्रास्फीति हो चुकी थी, मुद्रा की वैल्यू काफी गिर चुकी थी। इस कारण से सुल्तान ने एक और फरमान जारी किया कि अब नई मुद्राएं चलाई जाएं, वो जाली मुद्राएं एक साथ बंद की जाए। जैसे कि कुछ समय पहले मोदी साहब ने डीमोनेटाइजेशन किया था
जिसके अंतर्गत जाली मुद्राओं का प्रचार रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक है, तो वैसे ही सुल्तान ने जो पुरानी मुद्रा थी वो बंद करवा दी और नई मुद्रा जारी की, और नई मुद्रा जारी की थी सोने के सिक्के। तो सुल्तान ने सोने के सिक्के नए जारी किए थे और पब्लिक को कहा था कि जितनी भी आपके पास में पुरानी मुद्रा है वो सारी खजाने में जमा करवाओ और नई मुद्रा सोने के सिक्के ले जाओ। अब आप यकीन करोगे, लोगों ने अपने घर के बर्तन गला गला के, तांबे के बर्तन गला गला के सारी मुद्राएं बनाई और बनाकर खजाने में जमा करवा दी, और जो नई मुद्राएं जारी हुई थी सोने के सिक्के वो सारे ले गए। यानी तांबा तांबा आ गया शाही खजाने में, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खजाने में, और सोना चला गया पब्लिक के पास। तो यह भी एक मूर्खता भरा डिसीजन था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो आपको भी शायद ये चीजें सुनकर बड़ी हंसी आ रही होगी कि ये सारे पागलपंथी के निर्णय थे। दोआब में कर वृद्धि में भी सुल्तान ने ऐसा ही किया था। सुल्तान ने दोआब शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, आब यानी नदी, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र जो काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, तो वहां पे सुल्तान ने क्या किया, देखिए हमारे भारत की कर प्रणाली बड़ी विचित्र है आज भी। ठीक है, अब आप सोचो कि पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे टैक्स लगते हैं। अब आप ये कल्पना करो कि जो पंजाब हरियाणा का किसान है, जहां जमीन सोना उगलती है, यानी यूं कहूं तो अगर इंसान एक मतलब जस्ट एग्जांपल दूं तो एक हेक्टेयर में एक बोरी अनाज, सॉरी एक हेक्टेयर में 100 बोरी अनाज होता है पंजाब हरियाणा में। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रियलिटी नहीं बता रहा हूं। एक हेक्टेयर में 100 बोरी अनाज होता है। ठीक है, अब वैसी की वैसी जमीन आप राजस्थान में देख लो जहां 100 हेक्टेयर में एक बोरी भी अनाज नहीं होता, फिर भी सरकार सबसे बराबर टैक्स लेती है। तो इसका मतलब पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो तो अमीर से अमीर होता जाएगा और राजस्थान का जो किसान है वो गरीब से गरीब होता रहेगा। तो सुल्तान ने भी ऐसा ही किया था। उसने बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन उस जमाने के लोगों को समझ में नहीं आई। जहां उपजाऊ जमीन थी वहां कर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। हालांकि यह सही डिसीजन था, लेकिन जनता को समझ में नहीं आया। मतलब यूं समझ लीजिए कि वर्तमान में पंजाब और हरियाणा के किसानों का कर बहुत ज्यादा बढ़ गया और राजस्थान के किसानों का कर कम हो गया। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, पंजाब हरियाणा के किसान हैं जो वो नहीं मानेंगे, रोडों पे ही उतरेंगे। तो ये वाला डिसीजन भी बहुत उल्टा पड़ गया था उसका। साथ साथ अगर मैं बात करूं कराचील अभियान की, तो कराचील अभियान के लिए सुल्तान ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार करके हिमालय पार करके चीन पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। वहां का एक सुल्तान था, चीन से उत्तर में मंगोलिया एक देश है, वहां का सुल्तान था तरमासरीन चगतोई। तरमासरीन चगतोई के बहकावे में आकर उसने चीन पर आक्रमण, कांगड़ा से होते हुए चीन पर आक्रमण करने की कोशिश की गई, और उस कोशिश के दौरान सुल्तान ने हिमालय वाला रास्ता, कठिन रास्ता चुना। तो कहते हैं कि हिमालय की बर्फबारी में सुल्तान की आधी सेना खत्म हो चुकी थी। खुरासान अभियान के अंदर भी यही हुआ। वही मंगोलिया का सुल्तान तरमासरीन चगतोई जो तुर्क सुल्तान था, उसने और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने मिलकर खुरासान यानी वर्तमान फारस ईरान वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की। उकसाया तरमासरीन चगतोई ने, तो सुल्तान ने क्या किया, अपनी सेना को डबल पेमेंट दी और वो भी 2 महीने की एडवांस सैलरी दी, और डबल पेमेंट देके एडवांस सैलरी देकर एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की फारस पर अभियान करने के लिए, यानी खुरासान पर अभियान करने के लिए। और जिसने उकसाया था वो सेना लेकर आया ही नहीं, और वहां खुरासान जाकर भाई साहब बहुत बुरी तरह से पिटे, अपनी सेना को भी मरवाया, यानी धन भी गया और हार के भी आए। तो ये थे 5 विवादास्पद कार्य इस पागल सुल्तान के, जिसे आप मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक, जिनके बारे में आप काफी जानते होंगे, बहुत शब्द सुने होंगे, इनके नाम पर दिल्ली में बहुत कुछ है। जैसे कि पहले एक स्टेडियम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसे वर्तमान में भारत सरकार ने अरुण जेटली स्टेडियम नाम दे दिया है, जो दिल्ली का एक प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम है। इन फिरोज शाह तुगलक ने
बहुत सारे कार्य करवाए थे हिंदुस्तान के अंदर, और स्पेशली एक कार्य करवाया था इन्होंने, और वो था कि अधिकांश जितने भी शिलालेख हैं वो शिलालेख ये हटा के वो सीधे वो शिफ्ट करवाते थे दिल्ली के अंदर। जैसे कि दिल्ली टोपरा का जो शिलालेख है अशोक का, वह पहले टोपरा हरियाणा में था और उन्होंने शिफ्ट करवाया था दिल्ली में। एक जैसे दिल्ली मेरठ शिलालेख है, तो वो पहले मेरठ में था, उसको दिल्ली में स्थापित करवाया। एक बात और मैं यहां पे कहना चाहता हूं जो शायद आपके एग्जाम में काम भी आ सकती है। यह एकमात्र सुल्तान है जिसकी मां जो है वह एक जाट महिला थी, एक हिंदू औरत थी, और जो पिता था वह एक मुस्लिम था। यानी एक तरह से यह वर्ण संकर जो है वह सुल्तान था। ठीक है। और दूसरी इसकी मुख्य विशेषता यह थी फिरोज शाह तुगलक की कि यह बहुत ही अच्छा सुल्तान माना जाता है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए। मुस्लिमों के लिए एक मसीहा था। गरीबों में खैरात बांटना, मुस्लिम लड़कियों की शादियां करवाना, ये सारे कार्य फिरोज शाह तुगलक करवाता था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर भी बसाए। जो फिरोज नाम से जितने भी शहर हैं वो सारे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए हैं। जैसे फिरोजाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, ऐसे जितने भी शहर हैं वो सारे फिरोज शाह तुगलक ने बसाए हैं। इस वंश में, तुगलक वंश में अंतिम सुल्तान था वह था तुगलक शाह थर्ड। काम आ सकता है अंतिम सुल्तान। इससे ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और नहीं कहीं जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है। अब तुगलक वंश के बाद भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं। तुगलक वंश के बाद में भारत में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, एक बहुत बड़ा काला अध्याय भारत के अंदर आया। वह था 1412 से 1414 के मध्य 2 साल तक भारत पर एक भयानक आक्रमण हुआ, और वो आक्रमण था तैमूर लंग का। नाम बहुत सुना होगा आपने, तैमूर लंग। लंग का मतलब होता है लंगड़ा। एक मंगोलियन था तैमूर लंग। चंगेज खान और तैमूर लंग, ये 2 नाम आपने अवश्य सुने होंगे। कहते हैं कि ये दुनिया के वो खौफनाक आक्रमणकारी हैं, जहां जाते थे वहां मानव जाति का सफाया कर डालते थे। मैं आपको बता दूं 1412 से 1414 के मध्य पूरा उत्तर भारत खून से नहला दिया था इस तैमूर लंग ने। एक भी घर ऐसा नहीं था, एक भी घर की नाली ऐसी नहीं थी जिसमें इंसानी रक्त नहीं बह रहा था। पूरा हिंदुस्तान, उत्तर भारत खून से नहला दिया था इस कबायली तैमूर लंग ने। बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसे बाहुबली में कालकेय दिखते हैं, वैसे ये नरभक्षी थे मंगोलियन, जिनका काम था सिर्फ लूटपाट करना और मानव सभ्यता को नष्ट करना। सबसे ज्यादा ये टारगेट बनाते थे छोटे छोटे अबोध बच्चों को, वो बच्चे जो अभी जन्म लिए हैं, क्योंकि यह व्यक्तियों की नस्लें मिटाना चाहते थे। और मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी एक महान एक्ट्रेस, जिनका नाम लेना नहीं चाहिए, उन्होंने भी अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। और कोई नाम नहीं मिले क्या? मुसलमानों में और भी बहुत अच्छे नाम हैं। हाँ, कभी कभार मैं ज्यादा ही कुछ बहक जाता हूं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। तैमूर लंग अब तक का भारत पर सबसे खतरनाक और विनाशकारी आक्रमणकारी, जिसने पूरे उत्तर भारत को, उत्तर भारत की नदियों को, उत्तर भारत के घरों की नालियों को पूरा खून से लाल कर दिया था। क्यों ना बोलूं मैं। खैर, अपन को बोलने नहीं बोलने से कोई मतलब नहीं है। अपन को तो एग्जाम में बबल राइट करना है, गोला राइट करना है। पूछा जा सकता है तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर कब आक्रमण किया, तो आपका उत्तर होगा 1412 से 1414 के मध्य। ये एक मंगोलियन था। चाइना और रशिया के बीच में एक कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया। वहां से ये कबायली आते थे, खानाबदोश आते थे, भूखों मरते थे। कहीं कहीं पे तो ये भी सुनने में आता है कि ये नरभक्षी भी थे, इंसानों का गोश्त खाने आते थे ये।
ऐसा भी मैंने पढ़ा है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये मैं दावा नहीं करता। खैर, बात करते हैं अब अगले वंश की। तैमूर लंग भारत को लहूलुहान करके वापस लौट गया और अपने एजेंट हिंदुस्तान में छोड़ के गया था। और तैमूर लंग के एजेंट जो थे, यानी उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो शासन कर रहे थे हिंदुस्तान में, उन्हें सैयद कहा जाता है। सैयद वंश, नेक्स्ट वंश शुरू होता है हिंदुस्तान में, सैयद वंश, जिसका समय है 1414 से लगाकर 1489 तक। ठीक है, नहीं, 1414 से 1451 के बीच में। देखिए, सैयद वंश में 3 सुल्तान हुए थे। पहला सुल्तान था खिज्र खां सैयद, दूसरा सुल्तान था मुबारक शाह सैयद। ये नाम आपके काम आ सकते हैं। वैसे भी सैयद वंश का कोई विशेष योगदान नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में। एक प्रतिनिधि के तौर पे, मंगोलियनों के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करते थे। आपको सिर्फ क्रम पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे पहले गुलाम वंश हो गया, फिर खिलजी वंश हो गया, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश हो गया, फिर लोदी वंश हो गया। देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश को तो सब जानते हैं, लेकिन बीच में सैयद वंश भी हैं, ये लोग नहीं जानते। इसलिए बीच में सैयद वंश का भी ख्याल रखना। पहला, भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आता है, खिलजियों के बाद में तुगलक आते हैं, तुगलकों के बाद में सैयद आते हैं और सैयदों के बाद में लोदी आते हैं। ये क्रम है और ऐसा ही क्रम बड़ा आसानी से सवाल पूछा जाता है। अंट संट मैटर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये 4 दे देंगे इसमें से और कहेंगे कि क्रम से सजाइए, दैट्स इट। देखिए, सैयद वंश के बाद में भारत में नेक्स्ट वंश जो आ रहा है और वो है लोदी वंश। लोदी वंश में 3 सुल्तान हुए थे। पहला सुल्तान बहलोल खान लोदी, जो इस वंश का संस्थापक है। दूसरा है सिकंदर खान लोदी और तीसरा सुल्तान है इब्राहिम खान लोदी। ये 3 सुल्तान है लोदी वंश में। आपने इब्राहिम खान लोदी का नाम जरूर सुना होगा। ये लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वंश माना जाता है। लोदी वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है बहलोल लोदी। इतिहास में इनका भी कोई विशेष योगदान नहीं है, सिर्फ एक गुजरात विजय इसका एक सैनिक अभियान है और एक बार मेवाड़ के साथ में इसकी भिड़ंत हुई थी जिसमें मार खाई थी इसने। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा हम्मीर सिंह सिसोदिया। साथ ही साथ सिकंदर लोदी की एक बात आपसे पूछी जा सकती है, यह भी फिरोज शाह तुगलक की तरह, फिरोज शाह तुगलक की तरह बहुत ही अच्छा सुल्तान माना जाता है, लेकिन मुसलमानों के लिए ओनली, हिंदुओं के लिए काफी कट्टर थे, हिंदुओं के लिए ये रक्त पिपासु थे, लेकिन मुसलमानों की लड़कियों के लिए उनके निकाह पढ़वाना, खैरात बांटना जैसे कार्य करते थे सिकंदर खान लोदी और फिरोज शाह तुगलक। एक एग्जाम में सवाल सिकंदर खान लोदी का यह भी बन सकता है। करीब 1505 के आसपास इसी सिकंदर खान लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा यूपी के अंदर जहां ताजमहल है, वो शहर बसाया था किसने? सिकंदर खान लोदी ने। एग्जाम में सवाल उठाया जा सकता है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर खान लोदी ने की थी। ठीक है। और अंतिम सुल्तान है इब्राहिम खान लोदी, जिसने करीब 1517 ईस्वी के आसपास तख्त हासिल किया था अपने बाप सिकंदर खान लोदी को मारकर, और 1517 के आसपास इसने खातोली का युद्ध लड़ा था और 1526 में एक और युद्ध लड़ा था जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है।
ये दो युद्ध मुख्य तौर पे लड़े थे इब्राहिम खां लोदी ने। खातौली का युद्ध लड़ा था इसने मेवाड़ महाराणा सांगा के खिलाफ, जिन्हें मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह भी कहते हैं। मेवाड़ के अधिपति महाराणा संग्राम सिंह ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम खां लोदी को बुरी तरह से पीटा था, बुरी तरह से मार भगाया था हिंदुस्तान से। इस युद्ध में इब्राहिम खां लोदी हार गया था। हालांकि उसके बाद 1526 ईस्वी में भी वह हारा था और 1526 ईस्वी का युद्ध लड़ा था उसने बाबर के खिलाफ। बाबर जानते ही हो, मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह बाबर, मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के दिन पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम खां लोदी को मारकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है। और यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है मुगलिया सल्तनत का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मुगल सल्तनत के बारे में, जो अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।